राजस्थान की वीर भूमि मेवाड़। जब भी ये नाम आता है, शौर्य और स्वाभिमान की तस्वीरें जहन में उभर आती हैं। एक ऐसा राजवंश यहाँ पनपा जिसने सदियों तक अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया। हाँ बिल्कुल। आज हम इसी मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास की जड़ों तक चलेंगे, मतलब उस गुहिल वंश की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जिसने इस पूरी विरासत की नींव रखी। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक जानकारी है और मकसद है इस वंश की शुरुआत और इसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक के उदय को समझना। जी हाँ, और ये कहानी हमें ले जाती है लगभग 1500 साल पहले। वो दौर था जब भारत में राजनीतिक नक्शा बदल रहा था। गुप्त साम्राज्य के बाद, हर्षवर्धन के बाद कई छोटी बड़ी ताकतें उभर रही थीं। हाँ। इसी माहौल में राजस्थान की धरती पर एक नए राजवंश का उदय हुआ, गुहिल वंश, जो आगे चलकर अपनी जिद, अपनी स्वतंत्रता की इच्छा और एक बड़ी ही अनोखी शासन परंपरा के लिए जाना गया। हम देखेंगे कि ये वंश कैसे शुरू हुआ और किसने इसे वो शुरुआती ताकत और पहचान दी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सन 566 ईस्वी के आसपास, जब गुहिल नाम के एक व्यक्ति ने इस वंश की नींव रखी। और जैसा कि हमें पता चलता है, ये वंश सूर्यवंशी क्षत्रियों से अपना नाता जोड़ता था। हाँ, और सूर्यवंशी होने का दावा आप देखिए उस जमाने में बहुत मायने रखता था। यूं सीधे भगवान राम के वंश से जोड़ता था। इससे उनके शासन को न सिर्फ एक प्राचीनता और प्रतिष्ठा मिलती थी, बल्कि एक तरह की दैवीय स्वीकृति भी मिलती थी। अच्छा, ये सिर्फ वंशावली नहीं थी, ये सत्ता पर उनके हक को मजबूत करने का जरिया भी था। बाद में कर्नल टॉड जैसे इतिहासकारों ने लिखा भी है कि इस गुहिल वंश की 24 शाखाएं फैली। 24 शाखाएं? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, ये संख्या ही बताती है कि वंश कितना फैला। लेकिन इन सब में, जैसा आपने कहा, मेवाड़ के गुहिल शासक ही सबसे ज्यादा मशहूर, ताकतवर और ऐतिहासिक रूप से अहम साबित हुए। तो मेवाड़ शाखा ही सबसे आगे रही। शायद इसकी वजह वहाँ की भौगोलिक स्थिति रही हो। अरावली की पहाड़ियाँ एक तरह की सुरक्षा देती थीं। हाँ, ये बिल्कुल संभव है। मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति ने जरूर मदद की होगी। पहाड़ियाँ एक कुदरती किलेबंदी का काम करती थीं। और ये भी हो सकता है कि शुरुआती शासकों में वो नेतृत्व क्षमता, वो दूरदर्शिता ज्यादा रही हो, जिसने शाखा को दूसरों से ज्यादा मजबूती दी। हाँ, हो सकता है। खैर, इसी मेवाड़ शाखा में 8वीं शताब्दी के शुरू में एक ऐसे शासक का उदय हुआ जिनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा है, काल भोज, जिन्हें हम और आप बापा रावल के नाम से बेहतर जानते हैं। बापा रावल, हाँ, ये नाम सुनते ही लगता है कि मेवाड़ के इतिहास का एक नया, एक जबरदस्त अध्याय शुरू हो रहा है। और हमें ये भी पता चलता है कि वो हरित ऋषि नाम के एक तपस्वी के शिष्य थे। इस गुरु शिष्य रिश्ते का क्या महत्व था उस समय? देखिए, उस युग में ऋषि मुनियों का शासकों के जीवन पर बहुत असर होता था। हरित ऋषि जैसे तपस्वी का शिष्य होना बापा रावल के लिए सिर्फ आध्यात्मिक मार्गदर्शन नहीं था। अच्छा। हाँ, बल्कि ये उनके चरित्र की पवित्रता और उनके शासन को एक नैतिक और शायद राजनीतिक वैधता भी देता था। प्रजा की नजर में, सामंतों की नजर में एक ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त राजा का सम्मान ज्यादा होता था। इसे उनकी किस्मत और कामयाबी का संकेत भी माना जाता था। तो मतलब ये सिर्फ धार्मिक बात नहीं थी, एक तरह से सामाजिक और राजनीतिक मान्यता भी दिलाती थी। सन 734 ईस्वी में बापा रावल ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसने मेवाड़ के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने चित्तौड़ के उस वक्त के शासक मान मौर्य नाम के राजा को हराया। मान मौर्य को? जी। और उस समय के सबसे शक्तिशाली और सामरिक रूप से बेहद जरूरी किलों में से एक चित्तौड़गढ़, उस पर कब्जा कर लिया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। चित्तौड़ का किला अपनी बनावट और लोकेशन के लिए मशहूर था। इस जीत ने गुहिल वंश को एक स्थानीय ताकत से उठाकर एक बड़े क्षेत्रीय राज्य के लेवल पर ला खड़ा किया। चित्तौड़, वो किला जो बाद में सदियों तक मेवाड़ की आन बान शान बना रहा। तो उसकी कहानी की शुरुआत बापा रावल ने की थी। लेकिन चित्तौड़ जीतने के बाद उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ रखी? चित्तौड़ जीतने के बाद बापा रावल ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया। ये चित्तौड़ से थोड़ी दूरी पर था और जैसा हमें पता चलता है, यही नागदा में उन्होंने भगवान शिव को समर्पित मशहूर एकलिंग जी मंदिर भी बनवाया। एकलिंग जी मंदिर, हाँ। और इसी के साथ मेवाड़ के इतिहास की एक और बहुत ही अनोखी और अहम परंपरा की नींव पड़ी। वो कौन सी परंपरा थी? वो परंपरा थी मेवाड़ के शासकों का खुद को राजा न मानना, बल्कि एकलिंग जी का दीवान मानना। दीवान मतलब? मतलब वो खुद को मेवाड़ का शासक नहीं, बल्कि भगवान एकलिंग यानी शिव जी का प्रतिनिधि या प्रधानमंत्री मानते थे।
असली राजा तो एकलिंग जी थे। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। हमें जो जानकारी मिलती है उसके मुताबिक उन्होंने उस समय भारत पर हो रहे विदेशी हमलों, खासकर पश्चिम से आ रही मुस्लिम सेनाओं को कामयाबी से हराया। 8वीं सदी का वो दौर था जब सिंध पर अरबों का कब्जा हो चुका था और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में इन हमलों को रोकना एक बहुत बड़ी सैन्य कामयाबी थी। यानी उन्होंने न सिर्फ मेवाड़ की सरहदों को महफूज रखा, बल्कि उनका असर शायद और भी दूर तक फैला। हमने गजनी अभियान के बारे में भी कुछ सुना है। हाँ, ये उनकी सैन्य महत्वाकांक्षा और ताकत का एक और सबूत है। उन्होंने सिर्फ रक्षा के लिए लड़ाइयां नहीं लड़ी, बल्कि हमले वाले अभियान भी चलाए। जानकारी के मुताबिक वो अपनी सेना लेकर उत्तर पश्चिम में गजनी तक पहुंच गए थे, जो आज के अफगानिस्तान में है। गजनी तक? जी, वहां उन्होंने उस वक्त के शासक राजा सलीम को हराया और सत्ता बदलकर अपने भांजे को वहां का शासक बना दिया। माना जाता है कि पाकिस्तान का जो बड़ा शहर है रावलपिंडी, उसका नाम बापा रावल के नाम पर ही पड़ा था। उनकी सैन्य कामयाबियों के महत्व को बताने के लिए मशहूर इतिहासकार सीवी वैद्य ने उनकी तुलना किसी यूरोपीय योद्धा से की है ना? हाँ, ये एक बहुत जरूरी तुलना है। सीवी वैद्य ने बापा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है। चार्ल्स मार्टेल फ्रैंक्स के शासक थे, जिन्होंने 732 ईस्वी में टूर्स की लड़ाई में, जिसे पोइटियस की लड़ाई भी कहते हैं, यूरोप में आगे बढ़ रही उमैयद खिलाफत की मुस्लिम सेनाओं को निर्णायक रूप से हराया था। हाँ, सुना है इसके बारे में। इस लड़ाई को यूरोप के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, जिसने पश्चिमी यूरोप में मुस्लिम विस्तार को रोक दिया। तो बापा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से करके वैद्य जी शायद ये दिखाना चाह रहे थे कि बापा रावल ने भी अपने समय में भारत की पश्चिमी सीमाओं पर विदेशी ताकतों के फैलाव को रोकने में वैसी ही अहम भूमिका निभाई थी। एक कामयाब शासक सिर्फ जंग ही नहीं जीतता, वो राज्य को स्थिरता और खुशहाली भी देता है। जो जानकारी है उसके हिसाब से बापा रावल ने मेवाड़ में सोने के सिक्के भी चलाए कि कामयाबियों और असर को देखते हुए उन्हें कई उपाधियां दी गई थी। इनमें हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे जैसी उपाधियां खास हैं।